गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमारा सेकंड है इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो लेजिस्लेचर की हमारा लॉ कौन बनाता है, स्टैचूट कौन बनाता है। लॉ और स्टैचूट लेजिस्लेचर बनाते हैं, लेकिन उनको हमारी जो उनकी इंटेंशन है वो किसके थ्रू करेंगे, वो वर्ड्स के थ्रू ही वहाँ पे लिखेंगे कि लॉ कैसे कैसे बना है, राइट। और उसको इंटरप्रेट करने की ड्यूटी किसकी होगी, उसको इंटरप्रेट करने की ड्यूटी हमारे जजेस वगैरह की होगी। तो यहाँ पर हम कैसे ये पता करेंगे कि लॉ लिखते हुए उनका लेजिस्लेटर का इंटेंशन क्या था, उन्होंने किस उद्देश्य से इसको डिटरमाइन किया, क्या इनका उद्देश्य था इस लॉ एक्ट को बनाने के पीछे। वर्ड्स आर द स्किन ऑफ द लैंग्वेज। जैसे हमें पता है कि हम ऐसे ये बात कर सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो एक लैंग्वेज अगर हम कोई लिखते हैं उसकी एज ए स्किन की तरह, जैसे हमारे शरीर पर स्किन की बहुत ज़रूरत होती है, वैसे ही उस लैंग्वेज को वर्ड्स की बहुत ज़रूरत होती है। उस वर्ड्स के आधार पर ये होती है कि ये किस तरीके से क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से ये बना है। द लैंग्वेज ओपन्स अप द बेक ऑफ मेकर्स माइंड। जो लैंग्वेज है वो ये बताता है कि जो मेकर के माइंड में होता है वो सब के सब उस पर लैंग्वेज के थ्रू लिखा जाता है। ऐसे ही है जो द लेजिस्लेचर गिव्स इट्स ऑन मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। इसी तरीके से जब लेजिस्लेटर जब भी लॉ एक्ट बनाते हैं तो अपने वो वर्ड्स को, अपनी जो उनकी थिंकिंग होती है उसको वो किस पे उतारते हैं, वो उस पर कॉपी पे उतारते हैं कि किस तरीके से जो स्टैचूज लॉ बना है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, उसको उसके इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ती है। उन वर्ड्स को एक्चुअली में लिखा गया है। इट डज सो एम्प्लॉइंग एप्रोप्रिएट फ्रेजोलॉजी टू अटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी विच इट सीक्स टू अचीव। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द लेजिस्लेटिव इंटेंट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द स्टैचू। हमें ये जो टॉपिक है लेजिस्लेटिव इंटेंट, हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, हमें ये इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि जब भी कोई लेजिस्लेटिव अपना इंटेंशन बताता है कि उसका एक्चुअली लॉ बनाने का, स्टैचू बनाने का पीछे उद्देश्य क्या है, वो क्या अपनी बात करना चाहता है, तो इसीलिए हमें इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ी है कि इससे हमें ये पता चल सके कि लेजिस्लेचर के एक्चुअली में लॉ बनाने के पीछे उसका इंटेंशन क्या है। लेजिस्लेटिव इंटेंट इज ए बेसिक रूल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। जो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है उसका बेसिक रूल, जो बेसिक लॉ है, वो यही बोलता है कि इसके पीछे लेजिस्लेटिव की इंटेंशन क्या है। कोई भी एक्ट या लॉ बनाया जाता है तो वो कोई लेजिस्लेटिव या फिर पार्लियामेंट अपनी मर्जी से तो नहीं बनाया जाता। वो ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो हमारी सिटीजन्स हैं, ठीक है, देशवासी हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों का उनसे पालन करवाया जाना है, तभी उसी हिसाब से वो लॉ में बनाए जाते हैं, उसी हिसाब से उसमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। A rule of construction should be preferred which advances the purpose and object of legislation। तो यहाँ पर जो प्रेफर किया गया है, जो रूल बनाया गया है कंस्ट्रक्शन का, हमने इंटरनल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पढ़ा है, एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पढ़ा है। उसमें जितने भी पॉइंट है उनके हिसाब से हम जो अपना स्टैचू है, लॉ है, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट लेकिन जहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हमें ये बताते हैं कि एक्चुअली इसके पीछे लेजिस्लेटिव का बनाने का इंटेंशन क्या था, वो इस वर्ड्स के थ्रू एक्चुअली में क्या बोलना चाहते हैं। जैसे एक रूल है कि जहाँ पर ये प्लेन मीनिंग लिखा हुआ है, बिल्कुल चीज़ें साफ साफ लिखी गई हैं और कोई भी साधारण इंसान भी जो उस चीज़ को समझ सकता है क्योंकि वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखी गई है, बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में वो लिखी गई है। तो यहाँ पर हमें उसे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। इसके पीछे हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या होगा, इसके पीछे उद्देश्य का, वो तो हम पढ़ रहे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है। बट लेकिन जहाँ पर लैंग्वेज जो है वो जो टफ है, वो लीगल लैंग्वेज है, आम इंसान नहीं समझ सकता उसको। तो अगर हम उसको इंटरप्रेट नहीं करते हैं, उसको असली मकसद, ये उद्देश्य नहीं पता चलता है कि लेजिस्लेटिव का इंटेंशन क्या है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये इनजस्टिस होगा। तो पार्लियामेंट इंटेंशन may be granted from the several sources such as from the statute itself, from the preamble to the statute, from the statement of object and reason, from parliamentary debates, reports, a committee and commission which preceded the legislation, and finally from all the legitimate and admissible sources from where they may be lied। इसी तरीके से
जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है, हमने ये एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। हमने एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो हमने सोचा था कि लेजिस्लेटिव का इंटेंशन, उद्देश्य क्या है, वो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं, वो कहाँ कहाँ से इसकी हेल्प लेते हैं और इसको इंटरप्रेट करते हैं और इसको लॉ को, स्टैट्यूट को बनाने की कोशिश करते हैं। हमने इसमें पढ़ा था जैसे वो इसके रीजन्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, कोई भी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हुआ हो उस हिसाब से, जो भी पुराना इतिहास है उस एक्ट का, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। पार्लियामेंट में जो डिबेट की गई है उसका हम उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है, प्रीएम्बल है। इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों से ये डिसाइड कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव का इंटेंशन क्या है बनाने के पीछे, क्योंकि वो सब चीज़ें जो हैं ये एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन है और सब चीज़ें इसमें दी गई होती हैं। द कोर्ट मस्ट ऑलवेज सीक टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हमें ये तो पता चल गया कि लेजिस्लेटिव का जो इंटेंशन है वो किस किस तरीके से हम देख सकते हैं, बट यहाँ पर कोर्ट को इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी है, इनका लेजिस्लेटिव का इंटेंशन बताने के पीछे। हमने जैसे ये देखा है कि द कोर्ट मस्ट ऑलवेज सीक टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। दिस कैन बी डन फ्रॉम द लैंग्वेज यूज इन द स्टैट्यूट। मान लो कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है, ठीक है, अगर वो जो डिसीजन है, कोर्ट हमेशा ये पढ़ के सुनाती है कि इस अगर पर्टिकुलर बंदे को किस चीज़ के तहत, उसको किस सेक्शन के तहत, है ना, किस आर्टिकल के तहत उसको सज़ा दी गई है, क्या क्या उसने गुनाह किया गया है, तो कोर्ट उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है ताकि किसी को भी ये संदेह ना रहे कि मुझे किस चीज़ में सज़ा दी गई है और मेरे पर क्या क्या ब्लेम लगाए गए हैं, क्या क्या सेक्शन मेरे पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट को जो है लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ताकि वो इस चीज़ में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है, अपनी तरीके से वो बात पूरी बता सके। दिस कैन बी डन फ्रॉम द लैंग्वेज यूज इन द स्टैट्यूट। और वो जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से समझ आएगी, अगर जज को खुद ही लेजिस्लेटिव का इंटेंशन समझ में नहीं आएगा तो वो आम इंसान को क्या समझा सकेगा कि ये किस तरीके से बनाया गया है। बट कोर्ट शुड ऑलवेज अवॉइड एन अनजस्ट एंड द एब्सर्ड रिजल्ट। जो कोर्ट है उसको जो अनजस्ट है वो हमेशा जस्टिफिकेशन करते हैं कोर्ट में जजेस, ठीक है ना, जस्टिफाई करेंगे वो हर किसी इंसान के साथ, चाहे वो जितना बड़ा अपराधी हो। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि जो भी अनजस्ट और एब्सर्ड, जो भी किसी के साथ अन्यायपूर्ण बात है, ठीक है, उस चीज़ को वो अवॉइड करेंगे वो। The purposes of the act and the object of the particular section have to be borne in mind to make sense out of the unhappily word provision where the purpose is apparent to the judicial eye. Some violence to language is permissible. बट यहाँ पर स्टैट्यूट में ये तो नहीं लिखा हुआ कि जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल कभी लीगली वर्ड यूज़ नहीं। एक्सटर्नल एड में हमने पढ़ा है कि लीगल टर्म भी यूज़ करनी है, टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि जो भी उनका पर्पस है, ठीक है, वो उसमें वॉयलेंस लैंग्वेज है, कभी कभी वो भी परमिसिबल होता है। जैसे केसेस हैं उसमें वॉयलेंट लैंग्वेज भी उसमें परमिसिबल है, राइट। तो यहाँ पे हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई पावर टू द कोर्ट टू सब्स्टिट्यूट इट्स ओन नोशन ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंशन। इट अप्लाइज ओनली अ पावर ऑफ चॉइस वेयर डिफरिंग कंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल एंड डिफरेंट मीनिंग आर अवेलेबल। फॉर दिस पर्पज कोर्ट कॉल्स इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एड। अब यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि ये कोर्ट के पास जो पावर है, ठीक है, वो कोई दूसरी जो स्टैट्यूट में लिखा गया है, पर्टिकुलर लॉ में लिखा गया है, वही तो बात कर सकते हैं वो, ठीक है, अपनी तरीके से उसके जैसे कोई सब्स्टिट्यूट बात तो नहीं कर सकते वो। अगर किसी ने मर्डर के लिए गुनाह किया है तो उसको मर्डर की ही सज़ा दी जाएगी। ये तो नहीं हो सकता कि नहीं हम उसको कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा दे देते हैं, ठीक है, ये अटैम्प्ट टू मर्डर की सज़ा दे सकते हैं, नहीं। बट लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला गया है कि जो लेजिस्लेटिव के इंटेंशन है उससे हटकर हम बात नहीं कर सकते, वो हमें बताना ही है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम जो इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट वर्ड्स जो उसे समझ में आए या पॉसिबल वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, उनको हम चूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस कोर्ट्स कॉल इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एड्स। इसलिए कोर्ट के पास कुछ अपनी एक्सटर्नल एड भी हैं जिसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं और कुछ अपनी इंटरनल एड्स भी हैं जो पूरी तरीके से लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज नहीं कर सकते, बट उसमें थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन है, ठीक है, जो स्टैच्यू या लॉ बनाने का लेजिस्लेटिव इंटेंशन दिया है उसको बिल्कुल नहीं वो बदल सकते हैं।
यहाँ पर है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रूल डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंशन। क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें पता चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताई गई हैं कि किन के हिसाब से हम लेजिस्लेचर का लॉ बनाने का, एक्ट बनाने का या स्टैट्यूट बनाने का जो इनका इंटेंशन है वो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। सबसे पहला है इट इज़ नोट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर दैट पेटेंटली फॉल्स, malified, untenable and illegal pleas designed to delay proceedings be referred and waste the time of the court and harass the real owner of the property right। अब यहाँ पे कोई भी जब एक्ट बनता है तो उसमें लेजिस्लेटिव का इंटेंशन जो एक्ट बनाने के पीछे है वो ये तो नहीं होगा, ना तो वो फॉल्स होगा, ठीक है, ना ही वो इलीगल होगा, और ना ही कुछ इस टाइप से हो ताकि जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसका राइट जो है वो क्या हो जाए, उसको राइट अपना नहीं मिले, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उसकी प्रोसीडिंग्स जो है उसमें जानबूझकर दे रही हो। कोई भी एक्ट या लॉ ये बोलता है कि हम अपनी प्रोसीडिंग ऐसे लेट करेंगे ताकि ये डिले होता रहे, नहीं, ठीक है। इस थॉमस एंटनी वर्सी वर्क के केस में साफ साफ बोला गया है कि जो लेजिस्लेटिव का इंटेंशन है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, राइट। हर चीज़ जो है बड़ी जल्दी से हो, चाहे उसमें फॉल्स पेटेंट नहीं हो, राइट, उसमें मालाफाइड ना हो, ठीक है, कोई गुनाह करने वाली बात ना हो। दूसरा है द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव हैज़ टू बी असर्टेन फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट। इफ द वर्ड्स आर अनएम्बिगुअस, क्लियर एंड एक्सप्लिसिट, देयर नीड बी नो रिकोर्स टू एनी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस डॉक्टर H.G. सर्वोत्तम प्रभु। अब इसमें ये बोला गया है सेकंड वाले में कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है, ठीक है, अपना स्टैट्यूट बनाने की जो उसकी लैंग्वेज है, उसको उसके पीछे, उसका लैंग्वेज लिखने के पीछे उसका उद्देश्य समझने के लिए अगर वर्ड्स जो हैं वो क्लियर दिए गए हैं, अनएम्बिगुअस हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन उसमें पूरा दिया गया है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर उसको इंटरप्रेट करने के लिए या फिर अपनी लैंग्वेज में कोर्ट में जजेस को अपनी लैंग्वेज में बताने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सिंपल सीधा उसमें लिखा गया है, राइट। फिर तीसरा है राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस मंजुल बहन जयंतीलाल नुकुम। इन डिटरमाइनिंग द लेजिस्लेटिव इंटेंट द कोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसीडर 3 फैक्टर्स: द कंटेक्स्ट and the object of the statute and the nature, precise and scope of the relevant provision and the damage suffered not of the kind to guard it against। अब इसमें केस में बोला गया है कि तीसरा, जो लेजिस्लेटिव का इंटेंशन जानने के लिए सिर्फ हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट क्या लिखा गया है, ठीक है, वो पूरा जो स्टैचू है वो क्या लिखा गया है। दूसरा, उस स्टैचूज को पीछे बनाने के उसका उद्देश्य क्या है। अगर हम मान लो MV एक्ट बनाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसके पीछे यही है कि जो लोग हैं इसका रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं पूरी तरीके से, जो भी ये ट्रैफिक वगैरह का है इसका पालन करें, ठीक है, हेलमेट लगाएं ताकि उनके सिर पे चोट, अगर उनको चोट लगे, एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको क्या है, सिर पे चोट लगने से उनकी वो मर ना जाए, राइट। द नेचर एंड द प्रिसाइज स्कोप ऑफ द रेलिवेंट प्रोविज़न, और उसके पीछे नेचर क्या है, वो किन लोगों को लेकर बनाया गया है और उसका क्षेत्रफल क्या है, कौन कौन लोग इसमें एडिड हैं। एंड द डैमेज सफर नॉट ऑफ द काइंड टू बी गार्डेड अगेंस्ट, और उसमें जो डैमेजेस हैं वो क्या क्या होंगे। फिर फोर्थ है मोहम्मद अली खान वर्सेस CWT। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट इम्प्लाइड द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। अब इस केस में चौथा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, कोई भी कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था इस केस में कि कोई भी कोर्ट जो है जब भी वो कोई जजमेंट सुनाएगी, राइट, तो उसमें ईच एंड एवरी वर्ड, जो हर एक वर्ड है स्टैट्यूट का, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेगी ताकि इसके पीछे ये पता चल सके कि जो ट्रू इंटेंशन है लेजिस्लेचर का वो एक्चुअली में क्या है वो। नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट नोट के लिए बहुत बार आता है स्टेयर डिजीजेज और द जुडिशियल प्रेसिडेंट, राइट। स्टेयर डिजीजेज जो मैक्सिम है उसी को जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। आप सबने पहले ही पढ़ा होगा प्रेसिडेंट होता क्या है। प्रेसिडेंट का मतलब है जो भी पुराने केसेस हैं, ठीक है, जो भी पुराने केसेस हैं उसमें जो जजमेंट पास किए गए हैं जजेज ने, उन सबको आगे लेकर, जो आगे आने वाले केसेस हैं अगर उनके सेम फैक्ट हैं, ठीक है, सेम उनके सेम फैक्ट हैं,
सेम तरीके से सारे इशू सेम हैं उनमें, तो जो सब्सिक्वेंट केसेस है जो उसकी तरीके से दूसरे केसेस हैं उनमें वो सेम जजमेंट किया जा सकता है, ठीक है, उनको प्रीसीडेंट केसेस बोलते हैं। इन लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन लॉ ए प्रीसीडेंट और अथॉरिटी इज ए प्रिंसिपल और रूल एस्टेब्लिश्ड इन ए प्रीवियस केस दैट इज ईदर बाइंडिंग ऑन और परस्यूव फॉर ए कोर्ट और अदर ट्रिब्यूनल व्हेन डिसाइडिंग द सब्सिक्वेंट केस विद सिमिलर इश्यूज और फैक्ट। इसमें बोला गया है कि जो कॉमन लॉ है, जो हमारा लॉ है, उसमें एक रूल एस्टेब्लिश किया गया है, मतलब एक प्रिंसिपल बनाया गया है कि जहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट और अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट और अथॉरिटी का मतलब क्या है, जो भी कोर्ट है, ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी कोर्ट हैं, उनके जो पुराने केसेस हैं उनमें अगर ये सेम इश्यूज़ हैं और सेम फैक्ट हैं तो उनके जैसे जो सब्सिक्वेंट केसेस हैं, सेम उनके जैसे दूसरे केसेस हैं, उनमें सेम ऐसा वो बाइंडिंग, आइदर बाइंडिंग ऑन और परस्यूव फॉर ए कोर्ट और अदर ट्रिब्यूनल व्हेन डिसाइडिंग द सब्सिक्वेंट केसेस विद सिमिलर इश्यूज और फैक्ट, उनमें सेम ऐसे इश्यूज और जजमेंट हैं तो उसमें सेम जजमेंट उसमें लिया जा सकता है पुराने केसेस को देखकर। Common legal system place great value on deciding cases according to consistent principal rule so that similar facts will yield similar and predictable outcomes, and observance of precedent is the mechanism by which that goal is attained। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव होता है कि जो केसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो इस प्रिंसिपल से, इस रूल्स एंड रेगुलेशन से जो प्रेसिडेंट का है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जो सेम इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो सेम फैक्ट हैं, उसमें हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर सेम इश्यूज़ हैं, सेम फैक्ट हैं, तो उस केस फलाने केस में भी ऐसा हो रखा, फलाने केस में भी ऐसा हुआ था, तो वहीं से हम इसका जजमेंट इसका लिया जा सकता है और उस चीज़ का हवाला दिया जा सकता है। द प्रिंसिपल बाय विच जजेस आर बाउंड टू प्रेसिडेंट इज नॉन एज स्टेयर डिसीज। तो जो ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो जुडिशियल प्रेसिडेंट का प्रिंसिपल है, इसी को हम स्टेयर डिसीज बोलते हैं। इन कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन इज द सेट ऑफ डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटरी ट्राइब्यूनल और अदर रूलिंग दैट कैन बी साइटेड एज प्रेसिडेंट। अब इसमें ये बोला गया है कि कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन में सेट ऑफ कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है, कुछ डिसीजन लिए गए, जो सेट ऑफ डिसीजंस है, जो गाइडलाइंस, काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिसको हम एज ए प्रेसिडेंट केसेस बोलते हैं, ठीक है, जो जिसमें कुछ गाइडलाइन सेटअप की गई हैं, जो कुछ उसमें डिसीजंस लिए गए हैं, तो वो जो गाइडलाइंस है और वो डिसीजन है वो एज ए हम उसको रूलिंग कर सकते हैं। रूलिंग क्या कर सकते हैं कि अगर सेम फैक्ट है, सेम इश्यू है, उसी तरीके का केस है, तो आगे हम उसमें भी इस चीज़ का जजमेंट हम कर सकते हैं। इन मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज इन टर्म इज अप्लाई टू एनी सेट ऑफ रूलिंग ऑन लॉ विच इज गाइडेड बाय प्रीवियस रूलिंग, फॉर एग्जांपल प्रीवियस डिसीजंस ऑफ ए गवर्नमेंट एजेंसीज। हर देश में इसको अपने बात रखने का अलग अलग है कि इसको क्या क्या नाम दिया गया है। जैसे हमारे देश में इसको प्रेसिडेंट बोला गया है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जो इस रूल्स को फॉलो करते हैं कि जो पुराने केसेस हैं उनकी गाइडलाइन या फिर सेम फैक्ट और इश्यूज़ के हैं तो उनका जजमेंट एज ए प्रेसिडेंट को लिया जा सकता है। तो इसको कई देशों में इसको क्या बोला जाता है, प्रीवियस डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। थैंक यू सो मच।